आज की ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में प्रोग्रामिंग विथ विजुअल बेसिक .NET की यूनिट 4th का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न विशेषताएं समझाइए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या शॉर्ट फॉर्म में हम इसे ऊप्स भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आंसर में शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर OOP लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग करने का तरीका है, ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग करने का मॉडल है जिसके द्वारा की प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करती हैं, मतलब इसके सिद्धांत के अनुसार उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है। अभी हम यहाँ पर VB.NET विजुअल बेसिक .NET में प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे। इसी कारण से पहले हम समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। VB.NET की तरह ही जावा, C++, C# ऐसी बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट का प्रयोग करती है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या होता है, पूरे प्रोग्राम्स में हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसलिए इसमें लिखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग करती है। ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अभी इसके बाद हम जो एक प्रोग्राम देखेंगे उस प्रोग्राम में हम समझ लेंगे कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्लास को हम एक कंटेनर की तरह ले सकते हैं, जैसे कंटेनर में किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हम रखते हैं, उसी प्रकार से VB.NET में जो भी आप कोडिंग करते हो वो उस क्लास के अंदर ही आती है। इसीलिए हम क्लास को एक कंटेनर बोल सकते हैं, और जो भी आप प्रोग्रामिंग करोगे उसको, उस कोड को हम क्लास के अंदर लिखते हैं। अब यदि आप उस कोड को जो क्लास के अंदर लिखा हुआ है उसको आप इस्तेमाल करना चाहते हो, एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को आप एक प्रकार से बोल सकते हो कि यह क्लास को इस्तेमाल करने की एक परमिशन हुई, या उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब होता है कि हम क्लास को इस्तेमाल करने के लिए उसकी एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी एक प्रति क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम क्लास के जो भी मेंबर्स हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकें। एक क्लास डेटा, फील्ड एंड मेथड से मिलकर बनी होती है। अगर क्लास की कोडिंग को आप देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या होता है, डेटा मेंबर्स होते हैं और मेंबर फंक्शंस होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में प्रत्येक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मैसेज को रिसीव करने, डेटा को प्रोसेस करने तथा मैसेज को भेजने के लिए योग्य होता है। ऑब्जेक्ट का और क्या काम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो ऑब्जेक्ट जो है वो मैसेज को रिसीव करता है, डेटा जो भी आपने इस्तेमाल किया अपने प्रोग्राम में उसको प्रोसेस करने का काम ऑब्जेक्ट का होता है। तो जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है वो एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द हो रही है। इसी कारण से इस प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को बोला गया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब मेनली जो फोकस किया गया है इस प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया गया है, इसी कारण से इसका नाम कहा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये देखिए एक VB.NET में सिंपल क्लास का प्रोग्राम है जिसे हम यहाँ पर समझते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, imports system.console। इसका अर्थ यह होता है कि यह कहलाती है पहली लाइन। इसमें हमने system.console नेम स्पेस को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड किया है या इस्तेमाल किया है। और क्यों किया है, क्योंकि system.console नेम स्पेस है जिसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लासेस का समूह है जो कि VB.NET में पहले से लिखी गई हैं, और इन क्लासेस के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिनको कि पहले से डिफाइन करके रखा गया है। आपको खाली उन मेथड्स को इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम दो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, एक हो गया राइट लाइन और एक हो गया रीड लाइन। राइट लाइन का इस्तेमाल किसी डेटा वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए और रीड लाइन का इस्तेमाल इनपुट करने के लिए। तो अगर आप राइट लाइन और रीड लाइन मेथड को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको system.console नेम स्पेस को लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अंदर इस राइट लाइन और रीड लाइन की डेफिनेशन है। अगर आप ये system.console नहीं लगाएंगे तो ये राइट लाइन और रीड लाइन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसमें प्रोग्राम में एरर आएगी।
इसके बाद देखिए, जैसा कि हमने अभी फर्स्ट स्लाइड में कहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो भी आप कोडिंग लिखेंगे वो क्लास के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे पब्लिक क्लास क्लास वन क्या हुआ आपका, यहाँ पर प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग पॉइंट हुई क्लास 1 और ये एंड क्लास। ये जो भी कोडिंग आ रही है आप देख रहे हो यहाँ पर, वो किसके अंदर है, क्लास 1 के ही अंदर है। क्लास 1 के बाद अपन ने यहाँ पर देखिए लिखा प्राइवेट डी वैल्यू एस इंटीजर प्रकार का हमने डी वैल्यू एक वेरिएबल डिफाइन किया। मतलब डी वैल्यू में हम कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, न्यूमेरिक या कोई भी नंबर, किसी भी प्रकार का नंबर, इसी कारण से इसको इंटीजर रखा गया है। फिर हमने लिखा पब्लिक सब न्यू। तो पब्लिक सब न्यू VB.NET में कंस्ट्रक्टर कहलाता है। जो आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो VB.NET में वो पब्लिक सब न्यू कीवर्ड के द्वारा आप बनाते हो। तो कंस्ट्रक्टर के बारे में और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी केवल लिखा हुआ पब्लिक सब न्यू, ये एक VB.NET का कंस्ट्रक्टर है जिसका इस्तेमाल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्टर के और भी काम है वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर डी वैल्यू को हमने कितनी वैल्यू असाइन कर दी, 2। तो यहाँ पे डी वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, 2। इसके बाद देखिए क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने का तरीका है ये VB.NET में पब्लिक फंक्शन का नाम और क्या रिटर्न कर रहा है फंक्शन, मतलब फंक्शन में जो भी कैलकुलेशन हो रहा है उसके बाद फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा एस इंटीजर, मतलब फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। अंदर कोडिंग क्या है, रिटर्न डी वैल्यू इंटू 2। डी वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 2। तो यहाँ पर हो गई वैल्यू 2 इंटू 2, आंसर इज 4। तो यहां पर हमने क्या बता रहे हैं, एक छोटा सा डेमो है कि एक क्लास के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन होती हैं, क्लास के अंदर विभिन्न प्रकार के फंक्शन डिफाइन होते हैं। उसमें से एक छोटा सा उदाहरण हमने लिया कि वो 2 वैल्यू का गुणा करके दिखा रहा है, फंक्शंस डिफाइन होते हैं। तो हम क्लास को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि क्लास कलेक्शन होती है वेरिएबल्स का और फंक्शन का। अब देखिए कि हमने किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बना करके इस फंक्शन को, वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे। जो भी फंक्शन आप VB.NET में बनाओगे वो मेन फंक्शन के अंदर हम बनाते हैं। तो देखो यहाँ से स्टार्ट किया हमने शेयर्ड सब मेन, और मेन फंक्शन के हमने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। ऑब्जेक्ट डिफाइन करने का तरीका ये है, डिम कीवर्ड लगाते हैं। ये देखिए एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है, एस क्लास 1, जो भी क्लास होती है उसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। तो एक्स क्या हो गया, एक हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, और इस ऑब्जेक्ट के द्वारा देखिए हमने स्क्रीन पे क्या प्रिंट कराया, राइट लाइन जो है प्रिंट कराएगा, क्या प्रिंट होगा, एक्स डॉट वैल्यू। और एक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हम किसको कॉल कर रहे हैं, ये वैल्यू नाम के फंक्शन को। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल क्लास के अंदर डिफाइन किए गए फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट एक मेन इसका रोल हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट आप ना बनाओगे तो आप फंक्शन के क्लास के अंदर जो भी आपने फंक्शन डिफाइन किया आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमने वैल्यू नाम के फंक्शन को जो है एक्सेस किया। तो जब ये वैल्यू नाम का फंक्शन कॉल होगा तो डी वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 2 4, आंसर में आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बनाई जाती है और उस क्लास के अंदर किस प्रकार से ऑब्जेक्ट बना करके उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास के मेंबर को एक्सेस किया जाता है। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने शुरू में क्वेश्चन था उसमें था कि आप उसके विशेषताओं को भी बताइए, फीचर्स को भी बताइए। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या क्या विशेषता होती हैं इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की विशेषताएं होती हैं। तो आगे देखते हैं हम एक एक करके कि इन विशेषताओं के द्वारा आप और क्या प्रोग्रामिंग में और सुधार ला सकते हैं और क्या होती है प्रोग्रामिंग में। VB.NET में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रमुख फीचर्स निम्नलिखित हैं। आप इसको फीचर्स भी बोल सकते हो, आप इसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो। फीचर्स मतलब विशेषताएं हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब गुण हो गए। आप इसमें प्रोग्रामिंग करने के रूल्स भी बोल सकते हो, तरीके भी बोल सकते हो उन सबको। तो पहला होता है फीचर्स इसका क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है एनकैप्सुलेशन, तीसरा होता है इनहेरिटेंस, चौथा होता है पॉलीमॉर्फिज्म और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्शन। अब हम एक एक करके समझते हैं कि सभी चीजें क्या होती हैं।
तो पहला है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। अभी पिछले ही उदाहरण में हमने समझा है कि VB.NET में किस प्रकार से एक पूरी क्लास बनाई जाती है और कैसे ऑब्जेक्ट बना करके उस क्लास के मेथड को एक्सेस किया जाता है। तो क्लासेस क्या होती हैं? एक क्लास कंटेनर की तरह होती है। कंटेनर क्यों बोला अभी हमने? क्योंकि जो भी कोडिंग आप लिख रहे हो वो क्लास के अंदर लिख रहे हो, तो क्लास क्या हो गई? एक कंटेनर की तरह हो गई जो डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन और दूसरी क्लासेस को रखती है। हमने जो प्रोग्राम देखा था उसमें हमने एक फंक्शन बनाया था वैल्यू नाम का, और डी वैल्यू नाम का एक डेटा टाइप भी था, एक डेटा आइटम भी था या वेरिएबल हम बोल सकते हैं। तो क्लास जो है वो क्लास के अंदर थे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन थे, तो हम क्लास को समूह बोल सकते हैं डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का। इस प्रकार से हम क्लास को डिफाइन कर सकते हैं। या एक क्लास VB लैंग्वेज के लिए प्रारंभिक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसका अर्थ है कि VB के साथ कार्य करने के लिए आपकी क्लासेस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। आप क्लासेस टेम्पलेट की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मतलब विजुअल बेसिक .NET में आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे वो हमेशा क्लास से ही स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद क्लास के अंदर कोडिंग खत्म हो जाएगी। या तो आप क्लासेस को एक टेम्पलेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। टेम्पलेट का मतलब होता है प्री डिफाइंड डिज़ाइन। प्री डिफाइंड डिज़ाइन का मतलब होता है जिसको कि पहले से बना करके रखा गया हो और उसे आप अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप क्लासेस को क्या बोल सकते हो? प्री डिफाइंड डिज़ाइन, है ना, जिसको कि खाली हमको बनी हुई क्लासेस हैं उसको खाली हमको क्या करना है? अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करना है। देखिए क्लास बनाने का सिंटेक्स किस प्रकार से होता है। इसका प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है। पब्लिक कीवर्ड्स हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, या प्राइवेट कीवर्ड भी होता है, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। इसको आप एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर आता है क्लास के पहले, उसके बाद क्लास कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद क्लास का नाम आता है। जैसे अभी हमने पिछले उदाहरण में बनाया था पब्लिक क्लास क्लास 1, इसी प्रकार से आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास के मेंबर्स आते हैं, जो भी आपको क्लास के मेंबर डिफाइन करना है, और क्लास एंड क्लास होती है। इस क्लास का इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने तथा इंस्टेंशिएट करने का प्रारूप निम्नलिखित रूप में होता है। डिम ऑब्जेक्ट नेम एस क्लास नेम डिक्लेरेशन, मतलब आप यहाँ पर एक क्लास डिफाइन करते हो और उस क्लास का यहाँ पर हम बना रहे हैं क्या? ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। और ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका ही है ये डिम, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे हमने उदाहरण में बनाया था एक्स नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था एस, और उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। ये होता है ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना, और ये होता है यहाँ पे अगली लाइन में दिया गया ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं इक्वल टू न्यू क्लास नेम। इंस्टेंशिएट मतलब उस ऑब्जेक्ट की एक और हम न्यू कीवर्ड के द्वारा एक प्रतिलिपि बना लेते हैं। ऐसी आप जितनी भी प्रतिलिपि बनाकर और उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने उसकी एक कॉपी बनाई, उसकी एक प्रतिलिपि बनाई इस्तेमाल करने के लिए। तो ये था क्लास को बनाने का सिंटैक्स और ऑब्जेक्ट को बनाने का सिंटैक्स। आप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के उदाहरण को बाहरी वातावरण से अगर समझना चाहें, अपने दैनिक जीवन में जो चीज़ें उपयोग होती है उसमें अगर समझना चाहें, तो आप ऐसा सीख सकते कि कार नाम की यदि हमने एक क्लास बनाई, कार नाम की हमने एक प्रोग्राम के रूप में क्लास बनाई, तो ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे उसके अलग अलग मॉडल, जैसे पोलो मॉडल, मिनी मॉडल, बीटेल मॉडल। मतलब है तो ये कार ही, लेकिन इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। है तो ये कार ही, लेकिन इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं कि ये ग्रीन कलर की है, ये अलग कलर की है, इसका मॉडल डिफरेंट है, ये रेड कलर की है। तो ये अलग अलग क्या हुई? कार के अलग अलग मॉडल हुए। विशेषताओं के आधार पर सभी को अलग अलग रूप में बांटा गया, लेकिन सभी क्या कहलाते हैं? कार ही कहलाते हैं। तो ब्रॉड रूप में, बाहरी रूप में, ओवरऑल रूप में क्लास क्या हुई? एक प्रकार से कार हुई, जिसमें कि सभी प्रकार की कार आ जाती हैं, और उसमें अलग अलग मॉडल्स को हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम कार के उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि क्लास अगर जो भी हम VB.NET में बनाते हैं उसके अंदर सभी प्रकार की कोडिंग आ जाती है, और उसके अंदर जो जो आप मेथड्स अलग अलग डिफाइन करते हैं उनको अलग अलग आप ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस चित्र के द्वारा हमने समझा कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होती है।
दूसरी विशेषता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एनकैप्सुलेशन। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का अर्थ ये होता है कि किसी चीज को एक यूनिट में बांध के रखना। जैसे कि कैप्सूल में दवाइयाँ भरी होती हैं, इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग करते समय यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को और डेटा मेंबर को एक यूनिट में बांध के रखते हो, जिससे कि वह दूसरे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचता है। प्रोग्रामिंग में सिक्योरिटी आ जाती है। इसी सिद्धांत को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन डेटा एंड मेंबर्स को क्लासेस में रैप करने की प्रक्रिया है। केवल स्पेसिफिक मेथड या प्रॉपर्टीज को क्लास के प्राइवेट मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एनकैप्सुलेशन एक क्लास या ऑब्जेक्ट के बिहेवियर एंड इंटरनल स्टेट को अनऑथराइज्ड एक्सेस से छुपाने की प्रक्रिया है। तो क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हम किसको बांध के रखते हैं? डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को, जिससे सिक्योरिटी बढ़ जाती है। उस डेटा को कोई दूसरा फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस सिद्धांत को बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। ये देखिए, इस चित्र में आप आसानी से समझ सकते हैं। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके डेटा मेंबर का मतलब हो गया कोई भी वेरिएबल जो आपने प्रोग्राम में डिफाइन किया है, एक्स वाई जेड, किसी भी प्रकार का वेरिएबल, और जो भी आपने फंक्शन बनाया है, तो वो वेरिएबल और फंक्शन आपस में बंध गए। उनको कोई दूसरा फंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकता और उनको एक विशेष नाम दे दिया गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट के द्वारा आप उसको इस्तेमाल करते हो। दूसरा कोई फंक्शन इस डेटा को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इस डेटा को केवल कौन फंक्शन इस्तेमाल कर पाएगा? जो उसके साथ बंधा हुआ है। तो सिक्योरिटी बढ़ गई। अगर कोई दूसरा फंक्शन है वो इस डेटा मेंबर को इस्तेमाल करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा मेंबर और फंक्शन को एक सिंगल यूनिट में बांध के रखा गया। इसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। जैसे अगर उदाहरण से समझें तो ए नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने कार नाम की क्लास का, और जो ए ऑब्जेक्ट है, अगर अपन कार की बात करें तो उसके वेरिएबल्स डेटा मेंबर क्या होंगे कार क्लास के? उसका मॉडल, ईयर ऑफ एमएफजी, कलर, ये सब कार नाम की क्लास के क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे, डेटा मेंबर्स होंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। मॉडल्स क्या है कार का, किस सन में बनी, कलर क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट यदि कहलाएंगे। तो फंक्शन क्या होगा उस कार क्लास का? कार को स्टार्ट करना, कार को मूव करना, कार को रोकना। तो ये कार के उदाहरण के रूप में बताया गया है कि किस प्रकार से VB.NET में अगर हम कोई कार नाम की क्लास अगर कोडिंग के रूप में बनाते हैं तो उसके अंदर उसके मॉडल, किस सन में बनी, कलर, ये सब हम क्या बोलेंगे? उसकी वेरिएबल्स बोल सकते हैं, डेटा मेंबर्स बोल सकते हैं। और कार को स्टार्ट करना, मूव करना, स्टॉप करना, ये कार के हम फंक्शंस बोल सकते हैं। तो इस चित्र में आपको बताया गया एनकैप्सुलेशन के बारे में। अगला आपका होता है विशेषता इनहेरिटेंस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का अगला कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का देखते हैं क्या होता है। इनहेरिटेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके माध्यम से एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास में परिभाषित सभी फीचर्स को प्राप्त करती है। पेरेंट क्लास वह क्लास होती है जो अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करती है, इसे बेस क्लास भी कहते हैं, तथा चाइल्ड क्लास वह क्लास होती है जो अपनी बेस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है, इसे डिराइव्ड क्लास भी कहते हैं। तो इनहेरिटेंस का अर्थ ही होता है, ये इनहेरिडिटी से शब्द से मिलकर बना है। इनहेरिडिटी का मतलब होता अनुवांशिकता। जैसे पिता के गुण पुत्र में आ जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस, जिसमें कि एक क्लास बनाई जाती है जिसे बेस क्लास बोलते हैं। मान लो यहाँ पर ए नाम की एक क्लास है जो बेस क्लास है, उससे इनहेरिट होकर मतलब उससे निकल कर के दूसरी क्लास बनाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्लास का नाम है बी, जिसे हम डिराइव्ड क्लास बोलेंगे। तो जो ए क्लास में जो भी डेटा मेंबर और फंक्शन होंगे वो आप बी नाम की क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये एक पेरेंट क्लास के रूप में इस्तेमाल हो रही है और एक चाइल्ड क्लास के रूप में। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे इनहेरिटेंस, जहां पर कि ए क्लास में बनाए गए सभी प्रकार के डेटा मेंबर्स को आप बी क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हो, यदि बी जो क्लास बनाई गई है उसको डिराइव्ड किया गया है क्लास ए से। इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस।
अगला फीचर्स होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक मूलभूत कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म की सहायता से हमें एक सिंगल प्रोसीजर को कई रूप से प्रयोग कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही होता है, पॉली का मतलब होता है अनेक, मॉर्फिज्म का मतलब उपयोग। कोई चीज एक है लेकिन उसके उपयोग अनेक हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। VB.NET में अगर हमने ड्रॉ नाम का एक फंक्शन बनाया, इसे प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम समझे तो ये है कि ड्रॉ नाम का एक फंक्शन है, उस फंक्शन के द्वारा देखिए हम स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्ग भी ड्रॉ कर सकते हैं। उस फंक्शन के द्वारा हम सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाम एक ही रहेगा ड्रॉ, लेकिन उसके उपयोग अलग अलग। तो आगे चल के इसके एग्जाम्पल को भी हम समझेंगे कि कहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर आप एक चीज़ से समझते हैं कि जैसे कंप्यूटर है, उसका उपयोग हम पढ़ाने में भी करते हैं, ऑफिस में कार्य करने के लिए भी किया जाता है, स्टूडेंट अपना प्रैक्टिकल करने के लिए भी करते हैं, और किसी प्रकार की कंपनी में कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी उपयोग किया जा रहा है। तो कंप्यूटर एक है लेकिन उसके उपयोग अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से हैं। वैसे ही फंक्शन एक है ड्रॉ नाम का और उसके उपयोग अलग अलग हैं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अगला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि काम की चीज को निकाल करके दिखाना और अनुपयोगी चीज को हाइड करना। एब्स्ट्रैक्शन किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को छुपाना तथा केवल आवश्यक फीचर को दर्शाने की प्रक्रिया है। जैसे अगर आप विजुअल स्टूडियो .NET भी आप उपयोग करते हैं तो आप पूरा विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं, उसमें से अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस्तेमाल कर लेते हैं। मतलब पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसको खाली हमको उपयोग करना है। कैसे बना, उसके पीछे क्या कोडिंग है, इससे हमको मतलब नहीं है। जैसे अगर हम बिजली का एक बटन लेते हैं, जैसे ही हमने बटन ऑन किया तो लाइट जो है वो ऑन हो जाती है। तो यहाँ पर हमको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बटन के चालू करने पर करंट किस प्रकार से जा रहा है और फिर लाइट पे जाकर के कैसे चालू हुई लाइट, इस ज्ञान की हमको आवश्यकता नहीं है। तो मतलब हमको किस चीज़ से मतलब है, केवल लाइट के जलने से। उसी प्रकार से एब्स्ट्रैक्शन होता है कि केवल हमको जो क्लासेस बनाई गई हैं उनका खाली हमको क्या करना है, उपयोग करना है, और उपयोग बस करना है, उसको हम क्या नहीं करना चाहिए, उसके बैकग्राउंड डिटेल्स पर हमको नहीं जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन। ये देखिए यहां भी दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन बैकग्राउंड डिटेल्स को सम्मिलित किए बिना आवश्यक फीचर के एक्ट को रेफर करता है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट इत्यादि का डेवलपमेंट एब्स्ट्रैक्शन के ही उदाहरण है। तो ये आपका जो भी क्लासेस VB.NET में बनी होती है, जो भी ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं, खाली उनका हमको इस्तेमाल करना है। आपको उसके बैकग्राउंड डिटेल पे नहीं जाना है कि कैसे क्लासेस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बनी हुई हैं। उसे एक और उदाहरण से बताया गया। देखिए जैसे एक कार है, कार में गियर होते हैं, क्लच होता है, स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, इनको खाली हम इस्तेमाल करते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि ये कैसे बनाया गया है, गियर क्लच कैसे बनाया गया है, स्टीयरिंग कैसे काम करता है, खाली उन बनी हुई चीज़ों का हम उपयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन।